फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मैथ्स पेडागोजी में एक छोटा सा जो मतलब हम ये कहेंगे एक नोट है कि इससे एक तो डरना नहीं है, इसको नॉर्मल पेडागोजी की तरह ही लेके चलना है। आप अगर पढ़ के समझ गए लैंग्वेज तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। एटलीस्ट जिसका मैथ्स भी वीक है ना वो भी मैथ्स पेडागोजी में 15 में से 10, 11, 12 नंबर तक भी लेकर के आ सकता है। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई बार जो फंस सकते हैं आपके। अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस, मैराथन अगर आपने पहले से देख ली है या मैंने आपको नोट्स शेयर किए हुए हैं वो नोट्स पढ़ लिए हैं फ्री, तो आप आराम से 10-12 नंबर लेकर के आ सकते हैं मैथ्स पेडागोजी में। आज का सेशन आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बेटर बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अलग अलग जवाब आप लोग अलग अलग दे रहे हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, 46% लोग। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मैथमेटिकल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, यानी जो गणितीय चिंतन है, मैथमेटिकल थिंकिंग है, वो किस पर आधारित होती है। पहला ऑप्शन है प्रोसीजरल फ्लुएंसी, यानी आप प्रोसीजर्स को फॉलो करने में कितने बढ़िया हैं। बच्चा एक्टिव है क्या प्रोसीजर फॉलो करने में, क्या उसका दिमाग एक्टिव है, क्या उसकी थिंकिंग एक्टिव है, उस लेवल पे नहीं है। फिर भी चलो हम आगे बढ़ेंगे। इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन, चलिए कुछ हद तक ठीक है बात। फिर आते हैं लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन, कुछ हद तक ठीक है, बट ये ऑब्जर्वेशन मैथमेटिक्स के साथ उतना फिट नहीं हो रहा। और जब हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एक टॉपिक है पेडागोजी का, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या जो नोट्स आपको दिए हुए हैं या फिर आप जो एनसीईआरटी ने आपके मैनुअल्स दिए हुए हैं जिसको हम पोजीशन पेपर कहते हैं, जो एनसीएफ ने दिए हुए हैं, एनसीईआरटी ही देता है बेसिकली। एनसीएफ में बस आपको 2 चीजें पढ़नी है इसमें। एनसीएफ 2005 में जो एक सेक्शन है मैथ्स पेडागोजी का वो पढ़ लीजिए, और साथ में पोजीशन पेपर एक मैथमेटिक्स का, हर सब्जेक्ट का होता है एक पोजीशन पेपर एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया। इन पोजीशन पेपर्स पे ही बेस्ड है पूरा एनसीएफ। तो वो काम आप कर लेंगे तो आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं करेंगे तो नोट्स पढ़ लीजिए, हम साथ में करते रहेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो हमें पता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की जो प्रकृति है, या आपने अपने डीएलएड बीएलएड की बुक्स में भी पहला चैप्टर होता है मैथ्स पेडागोजी में जब आपकी क्लासेस चलती हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की प्रकृति क्या है ना। तो गणित की प्रकृति हमें पता है लॉजिकल है और रीजनिंग बेस्ड है, तार्किक होता है गणित। ये बात बच्चे को पता होनी चाहिए। तो सारे ऑप्शन से बेटर ऑप्शन क्या हो गया, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड होती है जो मैथमेटिकल थिंकिंग होती है, तर्कात्मक होती है और विवेचनात्मक होती है, जिसमें लॉजिक लगता है, कोई भी बात हवा में नहीं होती, मान नहीं लिया जाता, 2+2 4 ही होते हैं। तर्क है गणितीय चिंतन में, और लॉजिक है मतलब प्रॉपर तर्क एवं विवेचना पर आधारित होता है। किसी भी ऐसी चीज पर नहीं, इंट्यूशन पूरी तरह से नहीं, कुछ चीजों में, कुछ टॉपिक्स में गणित के इंट्यूशन लग जाएगा, लेकिन पूरा जो नेचर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग है वो है लॉजिकल और रीजनेबल। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर और बेस्ट ऑप्शन है बाकी के 3 ऑप्शन से। अगर आप ये कहें बाकी के 3 ऑप्शन चलो बहुत खराब नहीं है या कुछ हद तक हमें सही लग रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, और बेस्ट ऑप्शन ही हमें आंसर दिलाता है जिसमें बच्चे का जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हमें नजर आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाले सवाल है। वाइल टीचिंग मल्टीप्लिकेशन, यानी जब आप मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ा रहे हैं बच्चे को, फॉर 4 अ टीचर हैज यूज्ड द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 2 इन द फॉलोइंग वे। तो 4 की टेबल पढ़ाने से पहले 2 की टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना। तो 4 times 2 इज डबल ऑफ 2 times of 2। भाई 2 का पहाड़ा पहले से आता है बच्चे को, तो जब हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि जब 2 बार 2 आता है तो मतलब ये जो 4 है 4 times 2 इज डबल ऑफ 2 times 2। तो जो उसको आता है ऑलरेडी उसके बेस पे हम नई नॉलेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बात ठीक है। 4 times 3 इज डबल ऑफ 2 times 3 एंड सो ऑन। अब 4 के पहाड़े से पहले 3 का पहाड़ा भी आता होगा तो उसका भी उदाहरण हमने दे लिया कि भाई 4 टाइम्स जो 3 है ना, 4 times 3 यानी 12 ऑफ 2 इज डबल ऑफ 2 times 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से हम बेसिकली जो बच्चे को आता है उसके आधार पर उसको नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्या पूछा क्या है हमसे, इसको देख के डरना नहीं है, हाय रे ये तो गणित चल रहा है। आपको समझना है पूछा क्या है आपसे, पेडागोजी पूछेगा आपसे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर इज टू, यानी शिक्षक का उद्देश्य क्या है। हर एक काम का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उद्देश्य होता है, कुछ आउटकम सेट होते हैं कि भाई ये रिजल्ट आएगा निकल करके। तो पहले उद्देश्य समझना है कि उद्देश्य क्या है, आउटकम नहीं पूछा यहाँ पे। उद्देश्य क्या है इस बात का, शोइंग हिज और हर मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी, टीचर अपनी योग्यता को दर्शा रहे हैं। ये तो एकदम बेकार बात हो गई, क्योंकि टीचर का जो उद्देश्य है कक्षा में सिखाने का वो अपनी योग्यता को, कि कितना मुझे आता है ये मैं यहाँ पे प्रूव करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस चक्कर में कई लोग अपनी ईगो में इतना ज्यादा या इधर उधर की चीजें पढ़ाने लगते हैं जिसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं होता, या फिर उस लेवल के लिए वो ठीक नहीं है, वो नीड नहीं है उस क्लास की। तो ये बात भी गलत हो गई। बी ऑप्शन है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल, यानी दुगने की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। पहाड़े की बात चल रही थी। एनकरेज द स्टूडेंट टू यूज मैथमेटिकल ट्रिक्स टू लर्न द टेबल्स क्विकली, ट्रिक हो गई क्या ये, नहीं।
यूज पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स यूजिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात हमें पढ़ के ही समझ आ गई थी, मैंने बोल भी दी थी, मुझे पता भी नहीं था फोर्थ ऑप्शन में प्रीवियस नॉलेज लिखा होगा। हमें ये पढ़ के समझ आ गई थी कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो बच्चे को 2 का पहाड़ आता है उसके बेसिस पे जोड़ करके एक पैटर्न पहचानने की हम कोशिश कर रहे हैं जो पहाड़ों में फॉलो होता है, यानी टेबल्स में फॉलो किया जाता है, एक पैटर्न है। तो हमने एक पैटर्न को रिलेशनशिप बिल्ड किया उस पैटर्न का नए कॉन्सेप्ट के साथ जो बच्चे को ऑलरेडी आता था, जो पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान को मैं क्या कहती हूँ, नींव है आपकी। जब आप घर बनाते हैं नींव पहले भरी जाती है ना, तो आप जब जो नींव है उसके ऊपर इमारत बनती है, बिल्डिंग जो बनेगी वो नींव के ऊपर बनेगी। ठीक, तो ये नींव है एक तरह से जिसका इस्तेमाल नए कॉन्सेप्ट को सिखाने में किया जा रहा है। और नए कॉन्सेप्ट को कैसे सिखा रहे हैं, ये जो पैटर्न है कि 4 टाइम्स 2 इज डबल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2, तो ये पैटर्न हम सिखा रहे हैं और रिलेशनशिप जोड़ पा रहे हैं। ठीक है जी, उदय सर की क्लास होपफुली कल या परसों में एक बार मैं उनको पूछ के बताती हूँ। आज उनको लगवाना था सेशन, बट मैं आज फोन ऑफ करके आराम से सो चुकी थी क्योंकि आज बैच में क्लास होती नहीं है और कल मुझे पता नहीं था इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ स्टूडेंट हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, ही शी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर बाय लिंकिंग इट विद फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे हर जगह आते हुए मिलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि पियाजे ने दिमाग कैसे डेवलप होता है इसके बारे में स्टेजेस दी हैं, है ना। तो वो तर्क कब आता है आपको पता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष में, ठीक है ना। तब हम रेशो प्रोपोर्शन सिखाने की बात करते हैं, ठीक है बात। तो एक बार जवाब देने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिंकी गुप्ता, ठीक है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट करते रहेंगे, टेंशन ना लो, पेपर निकलेगा मस्त तरीके से। तो एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है। फ्रैक्शन समझते हो? समझते हो फ्रैक्शन? नहीं समझते हो मत समझो, क्योंकि ज्यादा नहीं समझना, जो पढ़ लिया उसी का इस्तेमाल करना है, वो उदय सर समझाएंगे। तो एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है, वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है क्योंकि उसको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को रिलेट करके, क्योंकि जुड़े हुए हैं आपस में, कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, सीख लेगा। क्या है पियाजे के कॉन्सेप्ट में अगर हम समझें तो ये कौन सी प्रोसेस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमें आता है उससे कनेक्ट करके हम कुछ और सीख जाएं। यानी ब्रेन में कुछ तो एसिमुलेटेड है, कुछ तो भरा हुआ है, कुछ तो जुड़ा हुआ है हमारे स्कीमा में। बात सही है। स्कैफोल्डिंग, यहाँ कोई हेल्प की बात तो हुई नहीं है, बच्चा कहीं अटक रहा हो, ना वाइगॉस्की की बात हुई है, ना ब्रूनर की बात हुई है जिन्होंने ये दिया था। तो एसिमुलेशन इज द राइट वर्ड, कि आत्मसात करना, एसिमुलेट करना। आपके ब्रेन में ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है जो आपने एसिमुलेट किया हुआ है, वो है फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट। आपने उसी से जोड़ करके एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में एक स्कीमा है, आपने एक एसिमुलेटेड स्कीमा आपके ब्रेन में है, ऐड किया हुआ है आपकी नॉलेज में, उसी से जोड़ करके कुछ और भी समझ जाएंगे। तो ये प्रोसेस कौन सी यूज होगी? एसिमुलेशन। याद होगा एक क्वेश्चन आता है कि एक बच्ची है सीता नाम की, जो दाल चावल खाना सीख रही है, मिला करके खाती है, वो दोनों को मिक्स करके हाथ से खाना सीख रही है। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है जो उसको आता है ऑलरेडी, उससे जोड़ करके कुछ और सीख रही है। यानी ब्रेन में चीजें हैं, बस उसी का इस्तेमाल करके काम बन रहा है। तो ये डीकॉम्पोजिशन, डिसेंट्रेशन का यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करना, उसको डिसेंटर नहीं करना, अलग अलग यूज नहीं देखने किसी चीज के, उससे जोड़ के कुछ सीखना है। तो एसिमुलेशन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अगर आप 10 सेट बैठ करके 5 सेट मैं सॉल्व करा दूं, या जितना भी हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे, 5 आप खुद से, 10 आप खुद से बैठ करके सिर्फ प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व कर लेते हैं, ये 15-15 नंबर के, 10 नंबर से 1 नंबर कम आएगा नहीं। और वो जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको पढ़ लेना, है ना। ऊपर ही रहोगे, फिर आप 15 के आसपास ही जाओगे बल्कि। अ ग्रेड 4 स्टूडेंट इज अनेबल टू डू मल्टीप्लीकेशन। एक 4th कक्षा का बच्चा है जो मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहा है, जबकि हम FLN में फ्लुएंसी और जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात है, जो हम कह रहे हैं कि बच्चे को 3री कक्षा तक आ जानी चाहिए कि बेसिक जोड़ घटा गुणा भाग वो सीख जाए, पढ़ना लिखना वो सीख जाए। ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है ना। और कक्षा 3 तक, यानी लगभग 8-9 साल की उम्र तक, 9 साल की उम्र से पहले पहले बच्चे को ये आना चाहिए। लेकिन एक बच्चा है जो 4th क्लास में आने के बावजूद आपका मल्टीप्लीकेशन उसको नहीं आता, इन्वॉल्विंग 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर का। भाई 2 डिजिट में मुश्किल होती है ना, हो सकता है 1 डिजिट का उसको आता होगा। तो 2 डिजिट नंबर, यानी उसको कहीं 32 गुणा 32 करो तो उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट अडॉप्टेड बाय द टीचर टू हेल्प द चाइल्ड लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब टीचर को कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो 2 डिजिट, 2 संख्याओं का गुणा करना उसको सिखा पाए बच्चे को। तो पहला ऑप्शन है, ही शी शुड मेक द स्टूडेंट मेमोराइज मल्टीप्लिकेशन। अब आपने पेडागोजी इतनी पढ़ ली है, CDP इतनी पढ़ ली है, आपको पता है कि याद कराना, रट्टे लगवाना, ये सब कोई बहुत एक्टिव रखने का तरीका बच्चे को नहीं है।
उसे विद्यार्थियों को पहले गुणन सारणी पहाड़े याद करवाने चाहिए, होता है ऐसा। लेकिन अब यहाँ 2 डिजिट की बात हो रही है, तो 2 डिजिट में ऐसा नहीं है कि पहाड़े उसको आते ही नहीं होंगे, है ना भाई। अगर सिंगल डिजिट भी आती होगी तो कुछ पहाड़े आते भी होंगे। तो मुद्दा यहाँ पे याद करवाना नहीं होता कभी भी, सिंपल फंडा ये है। He she should tell the student to use calculator to multiply 2 numbers। तो फिर टीचर का क्या चार डाले वो बेचारा बच्चा, जब उसको कैलकुलेटर से ही हमेशा जो है गुणा करनी है। तो कोई सेंस इस बात का बना नहीं, बच्चा उतना एक्टिव यहाँ नहीं है। बच्चे को सिखाने पे हमें जोर देना है यहाँ पे, ये नहीं है कि बस आंसर आ जाए, ठीक है ना। ठीक बात है, पेडागोजी आसान लगने लगी आपकी वजह से, बहुत बढ़िया अभिलाषा। चलिए आइए, तो अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, ही शी कैन फर्स्ट हेल्प द स्टूडेंट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर एंड देन यूज ह्यूरिस्टिक्स फॉर 2 डिजिट नंबर्स। यानी वह पहले एक अंकीय संख्या की गुणा करने में विद्यार्थी की मदद करे। कि भाई हम प्रीवियस नॉलेज पे जाते हैं ना, हम सीधा 4th फ्लोर पे नहीं जाएंगे, पहले 1st फ्लोर बनेगा या उससे पहले आपकी नींव भरी जाएगी, फिर उसके आधार पे चीजें बनेंगी। तो हम प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करेंगे, पहले उसको जो सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है उस पर फोकस करेंगे, उसको हेल्प करेंगे कि वो उसके साथ डील करना सीख जाए। सिंगल डिजिट के साथ जो एक अंक वाली संख्याएं होती हैं कि उसको 3 गुणा 5 करना आ जाए अच्छे से। उसके बाद हम जाएंगे किधर, 2 डिजिट नंबर पर, और कौन से वो फंडे हैं या ह्यूरिस्टिक्स हैं या तरीके हैं, जुगाड़ हैं, जिनके माध्यम से हम 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ये वो सीख पाए। बात तो सही है, तरीका यही होना चाहिए। फिर आता है आपका डी ऑप्शन, इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या पता ये इससे भी अच्छी बात कर रहा हो। डी ऑप्शन है, he she can perform the multiplication algorithm repeatedly on the blackboard and ask the student to solve similar problems using the algorithm taught। कि जो भी मेथड, जो भी तरीका, जो भी एल्गोरिथम, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिथम बोलते हैं, सिखा दिया है, बता दिया है ब्लैक बोर्ड पे मल्टीपल टाइम। अब बच्चे को अगर समझ में ही नहीं आया, आप 70 बार बता दो ब्लैक बोर्ड पे, करते रहो, खुद से ही खेलते रहो, तो ये तो सेंस बना नहीं। बच्चा एक्टिव है सी ऑप्शन में, और उसके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का हम यहाँ रूल भी फॉलो कर रहे हैं। हम नोन टू अननोन भी ले जा रहे हैं बच्चे को, और एक एक करके चीजें जोड़ करके सिखा रहे हैं। तो सी ऑप्शन सबसे बेहतर ऑप्शन है जो बच्चे के पक्ष में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएंगे। बहुत ही आसान सा सवाल, बट इसके लिए आपको 2-3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बस नंबर 75, बस का नंबर क्या है 75, गोज टू दी सेंट्रल मार्केट, एक केंद्रीय बाजार में जा रही है आसपास कहीं या जहां पे भी। हियर द यूज ऑफ नंबर इज डैश, यानी ये जो नंबर का यूज हुआ है, बस संख्या 75। भाई बस संख्या होती है ना, ऐसे दिल्ली में बहुत सारी बसेस चलती हैं, किसी बस का नंबर होगा 623, किसी का 302 होगा। ऐसा 302 हो तो खैर क्या ही होता भी होगा, अब तो मुझे बहुत टाइम हो गया बस में ट्रेवल किए, बट हाँ नंबर्स होते हैं अलग अलग। जो डीटीसी की बसेस हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, या ऐसी अलग अलग रोडवेज की बस है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, जिसके माध्यम से हम मान लेते हैं बस नंबर 75 एक नंबर है, ठीक। अब ये बस नंबर 75 जो है सेंट्रल मार्केट की तरफ जा रही है। ये जो नंबर का यूज है, यानी इस 75 का क्या मतलब है यहाँ पे, ये कार्डिनल है, ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है, या ये सीरियल नंबर है बस का, बताइए बताइए फटाफट से। अब इसमें सब गलत जवाब दे रहे हैं, इसमें सब गलत जवाब दे रहे हैं। देखते हूं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। सिर्फ 26% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, अदरवाइज 43% लोग सी कह रहे हैं, 13% लोग ए कह रहे हैं। सीरियल नंबर बनी थोड़ा ना सीरीज में, बस जो है सीरियल नंबर तो वो होता है जिस क्रम संख्या में कोई भी चीज बनी होती है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ऑर्डिनल नहीं होगा, सी ऑप्शन जितने लोग कह रहे हैं, ये नॉमिनल नंबर है एक, जो उस बस को नंबर दे दिया गया है। जैसे 623 कोई उस बस की संख्या नहीं है, वो लेबल कर दिया गया है जिससे पहचान पाए, अंकित है ये, है ना। वो अंकित मूल्य पढ़ते थे, विराट कोहली की जर्सी पे अगर 18 लिखा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी विराट कोहली का कुछ 18 मतलब कुछ कहीं कोई ऑर्डर बन रहा है टीम में, 18 तो प्लेयर भी नहीं होते अगर देखा जाए तो ये क्या, या एमएस धोनी की हम बात करें तो 7 नंबर उनको दे दिया गया है ना। सचिन तेंदुलकर की जर्सी बहुत फेमस है 10 नंबर, या ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो वो लेबल के लिए है, उसका अपने आप में कोई ऐसा महत्व नहीं है कि वो 10 लोग के बारे में बात हो रही है या क्रम के बारे में बात हो रही है। ऑर्डिनल में तो क्रम होता है। बस नंबर 75 का मतलब ये नहीं कि वो एक क्रम में लगी हुई बस है, वैसी बात नहीं हुई। हो सकता है वो आगे खड़ी हो, पीछे खड़ी हो, ये जस्ट एक लेबलिंग नंबर दिया गया है। तो ये क्या हुआ, अंकित नंबर हुआ या अंकित संख्या हुई, नॉमिनल नंबर। अगर हम कार्डिनल की बात करते हैं तो कार्डिनल बताता है कि कोई चीज कितनी है, कि 12 लोग। अब ये 12 लोग, जो 12 नंबर है वो कार्डिनल हो गया यहां पे, कि टोटल कितनी संख्या है किसी चीज की, 12। ठीक है बात। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितने आदमी थे, याद कीजिए शोले मूवी, कितने 4-5 जो भी थे, तो वो कार्डिनल नंबर हो गया कि टोटल कितनी संख्या, किस बारे में बात हो रही है, कितने लोग हैं, हाउ मैनी, तो वो कार्डिनल नंबर से पता चलता है। ठीक। अगर हम बात करें यहां पर, अगर लेबल करने के लिए जो हम संख्या यूज कर रहे हैं वो है नॉमिनल नंबर। ठीक है बात। ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर बताती है किसी चीज का,
कि भाई यहां से तीसरा, किसी को अगर हमें बताना हो कि भाई फलाने का घर कहां है या कोई जगह कहां है, तो हम कहते हैं यार यहां से ना तीसरे कट पे लेफ्ट ले लेना। अब वो तीसरा जो है वो ऑर्डिनल है, वो पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। यहां जरूरी नहीं है 75 का मतलब है टोटल नंबर बसेस जो है 75 ही होंगी। सीरियल नंबर हमें पता है, कोई चीज जब बनती है तो उसकी एक सीरीज में एक नंबर होता है, क्रम संख्या, जो एक तरह का अगर देखा जाए तो ऑर्डिनल नंबर ही हो गया कि ऑर्डर के हिसाब से सीरीज बनाई गई है। तो ये एक बेसिक सी बात है, नॉमिनल नंबर इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनल ऑर्डर को क्रम सूचक है। क्वेश्चन नंबर 6, सीरियल नंबर नहीं है वो बस का, जो कई लोग सीरियल नंबर अभी भी कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हेन आस्क्ड टू न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट द नंबर 402। ये क्वेश्चन हर बार आता है पेडागोजी में, बस थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ लेता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें 402 लिखने को कहा गया बच्चे को, है ना, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब 402 लिखने को कहा गया तो वह 4002 लिख देता है ना, 4002 लिख देता है। उसी प्रकार 608 लिखने को कहा गया तो 6008 लिख देता है, एक जीरो एक्स्ट्रा चल रही है। ठीक है ना। इस भ्रांति का सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? ये जो मिसकॉन्सेप्शन बन गया है बच्चे के दिमाग में, इसको कैसे ठीक करें? हम सबने बचपन में ये गलतियां की हैं। भाई पेडागोजी आपको पढ़ के समझना है कि बच्चे को सिखाना कैसे है। पहला ऑप्शन है द चाइल्ड इज सिंपली केयरलेस। बच्चे में कमी नहीं ढूंढनी होती, पहली बात ये। हमारे मेथड में कुछ कमी रही होगी या किसी कॉन्सेप्ट में कोई कमी रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में कमी रही है। हर एक बच्चा क्रिएटिव है, क्यूरियस है और क्या है, एबिलिटी टू लर्न के साथ जन्म लेता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है वो मानती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी इसी को मानेगी, रचनावादी भी। तो ये तो गलत हो गया। द चाइल्ड इज सिंपली राइटिंग द नंबर एज ही शी हियर्स इट। उसको जैसा सुन रहा है वैसा वो लिख रहा है। अब 402 सुन रहा है और 4008 लिख रहा है या 4002 लिख रहा है, तो ये तो सेंस नहीं बना, है ना। द चाइल्ड हैज, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। द चाइल्ड हैज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड द प्लेस वैल्यू सिस्टम। हमेशा ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको देखने को मिलता है कि क्या गड़बड़ है भाई, प्लेस वैल्यू नहीं समझ पा रहा है बच्चा, कि इकाई धाई जो आपका जो 1 10 100 1000 जिसको हम बोलते हैं, इकाई धाई सैकड़ा, 1000 10,000, वो वाला कॉन्सेप्ट जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ पा रहा बच्चा। तो हम ये कहेंगे साधारणतः बच्चा वही लिखता है, वो तो गलत बात हो गई। बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है, अभी वो क्लियर नहीं हो पा रहा इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि प्लेस वैल्यू से सारी कहानी बदल जाएगी। जो चीज 402 थी, एक जीरो एक्स्ट्रा लगते ही वो 4002 बन गई। तो ये प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट में बच्चों को दिक्कत है, इसलिए मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है। फिर भी डी ऑप्शन चेक करेंगे। द चाइल्ड लैक्स इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिकल नॉलेज। बच्चे में तो बुद्धि की ही कमी है। अब ये सेंसलेस बात हो गई। एज अ टीचर आपको ऐसी बात कभी नहीं करनी कि बच्चे में तो बुद्धि की कमी है, गणितीय ज्ञान की कमी है। अरे ये सब गलतियां, एरर्स जो हैं, पार्ट ऑफ लर्निंग है। त्रुटियां होना साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है, प्राकृतिक सी बात है। अगर मैं कहूं गलतियां, कोई कभी गलती ही नहीं करता हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है। तो यहां स्थानीय मान की समझ में उसको कंफ्यूजन है या कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। ये क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ टीचर गिव्स द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल आयती बोलते हैं ना हिंदी में, तो एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने को टीचर ने कहा है, एक फॉर्मूला बताया है। ठीक है ना। आस्क द चिल्ड्रन टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगुलर कटआउट्स द टीचर इज यूजिंग। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, ऑफलाइन में भी आता था, ऑनलाइन में भी आता है। बेसिकली क्या होता है कि आपको याद होगा 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि एक टीचर ने राइट एंगल ट्राइंगल के 4 शीट्स बांट दी बच्चों में। यानी पहले क्या उदाहरण पेश किया, बाद में रूल की तरफ गए हैं, है ना। किशन चौहान बहुत बढ़िया, बताइए एक बार फटाफट से। तो हम यहाँ पे क्या हुआ है, पहले एक टीचर ने फॉर्मूला दे दिया सीधा सीधा, हमारे लिए इजी हो गया, है ना। a+b का होल स्क्वायर, या रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं l × b बता दिया, या वॉटेवर जो भी एरिया के बारे में, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पे, गणित नहीं पूछा आपसे पूछा क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले बता दिया, और अब बच्चों को बाद में उसको अप्लाई करके अलग अलग रेक्टेंगुलर शेप्स का एरिया निकालने को कहा गया है। फॉर्मूला से हम एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, रूल से एग्जाम्पल जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक रूल होता है जो सभी के लिए सेम होगा। रूल टू एग्जाम्पल जाना डिडक्टिव मेथड कहलाता है, यानी निगमनात्मक विधि कहलाती है ना। ये कोई ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं है, लेबोरेटरी मेथड नहीं है, या तो ये इंडक्टिव होता है या तो ये डिडक्टिव होता। तो ये डिडक्टिव मेथड है क्योंकि रूल टू एग्जाम्पल गए हैं। यही अगर एग्जाम्पल पहले दिया होता टीचर ने, बहुत सारे रेक्टेंगुलर दिखाए होते, फिर बताया होता इनमें क्या समानताएं हैं, फिर फॉर्मूले तक पहुंचते। यानी पहले हमने परिभाषा नहीं बताई संज्ञा की, यहां पे पहले परिभाषा बता दी, बाद में उदाहरण बताए। अगर पहले उदाहरण बता देते, बाद में परिभाषा तक जाते, तो वो इंडक्टिव मेथड हो जाता। तो यहां पे सिंपली लिख सकते हो इंडक्टिव मेथड बोले तो एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर जाना।
वहीं अगर हम डिडक्टिव की बात कर रहे हैं तो यहां रूल टू एग्जाम्पल जाना, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाना, इसमें गलती कर देते हैं, जबकि ये इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, समझते हैं। पेडागोजिकल क्वेश्चन है, लैंग्वेज हमेशा बड़ी होती है बट डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से। गुड इवनिंग भाई, बताओ एक बार। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा करके रखा करो ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए, या वहां फिर मैं कोई भी सेशन होता है उससे पहले नोटिफिकेशन आपका जाता ही है। जेनेट अपनी कक्षा में बहुभुज के कई उदाहरण देती है, यानी जेनेट यूजेस मैनी एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। नॉन एग्जांपल्स पता है ना, जो उस चीज के अराउंड होते हैं या इनडायरेक्टली उस चीज को क्लियर करने में मदद करते हैं हमारी। कि जब आपने समझाया कि ट्राइंगल क्या होता है तो आपने एक एग्जांपल दे दिया किसका, स्क्वायर का, कि देखो स्क्वायर ट्राइंगल नहीं होता, तो ये नॉन एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, तो जब आप एग्जांपल और नॉन एग्जांपल दे रहे हैं किसका, पॉलीगन्स का, यानी बहुभुज का। In her class, she uses mathematical vocabulary and engages the students in discussions. यानी बच्चे एक्टिव हैं क्योंकि चर्चा में इन्वॉल्व कर रही हैं टीचर। She has the knowledge of errors, यानी बच्चे गलतियां करते हैं ये टीचर को पता है। And alternate conceptions, उनको ये भी पता है कि बच्चे कई बार भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं बच्चे के दिमाग में। जैसे अभी एक मिसकॉन्सेप्शन पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले, कोई क्वेश्चन था तो भ्रांति पैदा हो जाती है। वो सोच सकता है कि नहीं यार रेक्टेंगुलर की भी चारों साइड बराबर होती हैं, मतलब कुछ भी ऐसी भ्रांति मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो सकता है, ये भी टीचर को पता है पहले से। एज अ मैथमेटिक्स टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर जेनेट। अब जेनेट एक गणित की शिक्षिका के रूप में सबसे उचित बात जेनेट के लिए क्या है, बताइए। हाँ, पोल में आंसर देते हैं और फिर चेंज कर लेते हैं। आजकल तो चेंज वाला सिस्टम आई थिंक तालेब चेंज हो गया, अब आप शायद अपना आंसर चेंज नहीं कर पाते हैं। देखिएगा, तो अगर हम बात करें, आप भी तो इसलिए पढ़ रहे हैं पेडागोजी में अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, ये जो आपकी वैकल्पिक अवधारणाएं हैं हम क्यों जान रहे हैं। पेडागोजी में अलग से एक टॉपिक है जिसपे हम चर्चा करते रहते हैं। एरर, यानी आपको एज अ टीचर ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों का गलतियां करना सामान्य बात है। लर्निंग की प्रोसेस में, अधिगम की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में गलतियां सामान्य सी बात है, पार्ट एंड पार्सल है। अब ये बात जो है एक मैथमेटिक्स टीचर के रूप में क्या सबसे उपयुक्त बात है जेनेट के बारे में, जबकि उनको ये सब पता है। शी हैज पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, यानी उन्हें शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान है, जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, है ना, कि पेडागोजी स्पेशली पढ़नी है, नहीं तो सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। जिसको पेडागोजी नहीं आती उसका सीटेट नहीं हो सकता, है ना। रटने से तो सिर्फ नहीं काम चलेगा, कुछ ना कुछ फंडे तो दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो पेडागोजी क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाते कैसे हैं, वो उस चीज का शास्त्र पेडागोजी है, कि पढ़ाने का शास्त्र, एक तरह से शिक्षण शास्त्र इसीलिए कहते हैं उसको। तो इनको नॉलेज है कि बच्चे गलतियां भी करते हैं, बच्चे ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या भ्रांतियां भी बच्चों में पैदा हो जाती हैं, और वो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों दे रही हैं ताकि बच्चे को और ज्यादा क्लियर हो जाए कि जब वो बर्ड के बारे में बता रही हैं तो वो बता दें कि ये हेलीकॉप्टर है और ये बर्ड नहीं होता। जब वो स्क्वायर के बारे में बता रही हैं या पॉलीगन के बारे में बता रही हैं तो उन्होंने और भी शेप्स दिखाई कि देखो ये पॉलीगन से कैसे अलग है। तो ये नॉन एग्जाम्पल होता है कि कैसे अलग है। ठीक, शी हैज ओनली सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। भैया ये एरर का कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट या एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स यूज करना, ये पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ गणित में नहीं, हर सब्जेक्ट में लागू होते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने में लागू होते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट मैटर की ही नॉलेज है। शी हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल एरर्स। यहां पे लिखा है कि मैथमेटिकल एरर, ये तो इन जनरल बच्चे हर सब्जेक्ट में गलतियां कर सकते हैं, भ्रांतियां हर सब्जेक्ट में पैदा हो सकती हैं, कंफ्यूजन हर सब्जेक्ट में पैदा हो सकती है, एग्जाम्पल्स हर सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। डी ऑप्शन है, शी हैज करिकुलर नॉलेज। तो ऐसा थोड़ी सिर्फ पाठ्यक्रम की ही वो बात कर रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम में वही पढ़ा पाएंगी। इस अप्रोच से जिसको पढ़ाने का ज्ञान है वो कुछ भी पढ़ा सकता है, पढ़ाने का तरीका अगर किसी को आता है तो ये बात तो सही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसे शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान है, यानी टीचर जो है जेनेट को शी हैज पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, पढ़ाने के फंडे पता है, साइंस ऑफ टीचिंग पता है। तो अच्छी पेडागोजिकल स्किल है टीचर की। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक रचनावादी कक्ष। याद कीजिए आपका एनसीएफ भी रचनावाद को फॉलो करता है, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी। यानी रचनावाद क्या कहता है, प्याजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर, ये सब रचनावादी हैं जो कहते हैं बच्चे को एक्टिव रखो, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, अर्थ निर्माण होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, हाँ सही है शिवानी शर्मा, बिल्कुल। देखिए जवाब दीजिए, 72%, 71% लोग ए दे रहे हैं जवाब। चलिए देखते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जहां नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बच्चे को एक्टिव रखा जाएगा। अब मैथमेटिक्स टीचर कैन इंप्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बाय,
एक संरचनावादी कक्षा कक्ष में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में सुधार कैसे कर सकता है? बच्चों को और ज्यादा एक्टिव रख के। रिफ्लेक्टिंग ऑन क्लासरूम प्रैक्टिसेस, यानी कक्षाई प्रक्रियाओं पर मनन करके कि आज मैंने क्या पढ़ाया, क्या सही हुआ, कहां बच्चों को कंफ्यूजन हुई, अगली बार कौन सा बेहतर उदाहरण दिया जा सकता है, एग्जाम्पल कौन सा और बेटर यूज किया जा सकता है, बच्चों को ज्यादा एक्टिव कैसे रखा जा सकता है। इस चीज पे मेटाकॉग्निटिव परासंज्ञानात्मक क्षमताएं वो यूज कर रही हैं, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज यूज कर रही हैं, रिव्यू कर रही हैं, प्लान कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, मेरी टीचिंग लर्निंग में क्या चेंज आना चाहिए और बेहतर कैसे बनाऊं। हर दिन का एक प्लानिंग होती है टीचर की। तो ये बात एकदम सही है कि यहाँ पे रचनात्मकतावाद फॉलो हो रहा है, क्योंकि बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा है। गिविंग मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सिर्फ अभ्यास के लिए ज्यादा प्रश्न दे देना। अब ये तो रिफ्लेक्ट करके पता चलेगा ना कि कमी कहां है या बेहतरी की जरूरत कहां है, इंप्रूवमेंट की जरूरत कहां है। अब सीधा बस प्रैक्टिस, हर चीज का इलाज प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होता। सर का दर्द है तब भी डॉक्टर पेट दर्द की दवाई दे, हार्ट अटैक आया किसी को तो उसमें भी पेट दर्द की दवाई दी जा रही है। तो वैसी बात हो गई, हर चीज के लिए प्रैक्टिस करा दो बस। फोकसिंग ओनली ऑन समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एस्से, ये होता है जजमेंट के लिए, अंत में होगा। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में जो आप सबमिटिव हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम देते हैं और सीधा आपको पता चल जाएगा इतने % आपने अचीव किया है। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ज्यादा बेटर है, उसमें फीडबैक मिलता है और वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग होता है। मतलब जैसे अभी आप साथ में पोल भी दे रहे हैं, मैं साथ में डिस्कशन भी कर रही हूं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में चल रही है ये चीज या साथ में चल रही है, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे, रचनात्मक आकलन। जबकि आप पेपर फाइनल देकर के आएंगे, वहां पे एक बार में ही कहानी खत्म है, सबमेटिव असेसमेंट है वो। तो सबमेटिव असेसमेंट कोई सही तरीका नहीं है। रचनावादी कक्षा कक्ष ये नहीं मानता कि लास्ट में बस नंबर में डिवाइड कर दो। आइडेंटिफाइंग ब्राइट स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, रचनावाद ये नहीं कहता कि कुछ बच्चों को तो निकाल लो और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराओ क्योंकि वो ब्राइट हैं और बाकी बच्चों को छोड़ दो। रचनावाद तो बच्चे की क्या है, यूनिकनेस पे जाएगा। थोड़ा फास्ट कराइए, चलिए ठीक है फास्ट कराइए, बहुत जल्दी में है। जो लोग पेडागोजी से डरते हैं, स्पेशली मैथ्स पेडागोजी से, उनको और डरा दें। तो कक्षाई प्रक्रियाओं पे रिफ्लेक्ट करेगी टीचर, मनन करेगी, चिंतन मनन करके, और फिर आगे क्या चेंज हो सकता है। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। रचनावाद में टीचर सुविधादाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन आने हैं, तो उनको अच्छे से डिटेल में कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन, यानी जो आपका एनसीएफ है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियां केंद्रित होनी चाहिए। यानी किस तरह के या किन तरह के मेथड्स को हम यूज करें प्राइमरी लेवल पर एनसीएफ के अकॉर्डिंग। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है आपका पूरा जो एनसीएफ है, यानी बच्चे को एक्टिव रखो। टीचर क्या है, सुविधादाता है, फैसिलिटेटर, एक माली की तरह, एक गार्डनर की तरह है जो ध्यान रखता है, ठीक, थोपता नहीं है चीजें। तो जहां बच्चा एक्टिव होगा हम समझ जाएंगे। एक्सप्लोरेशंस ऑफ वेरियस पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर, यानी बच्चा एक्टिव है। जब वो खोज करेगा, एक्सप्लोर करेगा, डिफरेंट पैटर्न्स को समझेगा, तो बच्चा एक्टिव है, बात तो सही है। डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन अमॉन्ग लर्नर्स, शिक्षार्थियों में अनुमान एवं सन्निकटन के कौशलों के विकास पर ध्यान दें कि भाई अप्रोक्सीमेशन पता हो, उसको 0.5 लिखा है तो इसका मतलब ये होगा, है ना। एक बेसिक स्किल्स एस्टिमेट करने की चीजों को आ जाए गणित में, चलो जरूरी है। इनफॉर्मल वेज ऑफ लर्निंग लाइक गेम्स, सॉल्विंग पजल्स, यानी जो अधिगम की अनौपचारिक विधियां हैं, यानी सिर्फ पेन पेपर पे नहीं, जो डिफरेंट तरीके से बच्चा लाइफ में सीख रहा है कि पजल सॉल्व करके, गेम खेल करके भी वो कॉन्सेप्ट सीखता है, तो बच्चा इसमें भी एक्टिव है, यहां भी एक्टिव है। रिगरस प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग तक बात सही थी, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग किस लेवल पे कह रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे। अंतहीन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बस समस्या समाधान कराओ रात और दिन, ये वैसी सी बात हो गई। रिगरस प्रॉब्लम सॉल्विंग सही उत्तर नहीं है ना। तो डी ही यहां सिर्फ नेगेटिव है, और ABCD का तो वैसे भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आंसर जो है ABC हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि परिशुद्ध समस्या समाधान, यानी सिर्फ समस्या समाधान पे हार्डकोर फोकस कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, जब आपको बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करना है। अभी वो इतना बड़ा समस्या समाधान करता नहीं बन गया है, तो रिग्रेस नहीं लिखा होता तो एक बार को फिर भी इंक्लूड कर लेते, या फिर चारों ऑप्शंस होते, तब भी ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग फिर रिग्रेस वर्ड अपने आप हटा देते। आपसे दुश्मनी तो है नहीं, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर।